आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान भाग 22 का अगला भाग। उसी वक्त हार्न की आवाज आई और एक क्षण में मिस्टर मेहता आ खड़े हो गए। गोरा चिट्टा रंग, स्वास्थ्य की लालिमा गालों पर चमकती हुई, नीली अचकन, चूड़ीदार पैजामा, सुनहरी ऐनक सौम्यता के देवता से लगते थे। खन्ना ने उठकर हाथ मिलाया। आइए मिस्टर मेहता, आप ही का जिक्र हो रहा था। मेहता ने दोनों सज्जनों से हाथ मिलाकर कहा, बड़ी अच्छी साइट में घर से चला था कि आप दोनों साहबों से एक ही जगह भेंट हो गई। आपने शायद पत्रों में देखा होगा, यहाँ महिलाओं के लिए व्यायामशाला का आयोजन हो रहा है। मिस मालती उस कमेटी की सभानेत्री हैं। अनुमान किया गया है कि साला में 2 लाख रुपए लगेंगे। नगर में उसकी कितनी ज़रूरत है यह आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं चाहता हूँ आप दोनों साहबों का नाम सबसे ऊपर हो। मिस मालती खुद आने वाली थी, पर आज उनके फादर की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए ना आ सकी। उन्होंने चंदे की सूची राय साहब के हाथ में रख दी। पहला नाम राजा सूर्य प्रताप सिंह का था, जिसके सामने 5,000 रुपए की रकम थी। उसके बाद कुंवर दिग्विजय सिंह के 3,000 रुपए थे। इसके बाद कई रकमें इतनी या इससे कुछ कम थी। मालती ने 500 रुपए दिए थे और डॉक्टर मेहता ने 1,000 रुपए। राय साहब ने अप्रतिभ होकर कहा, कोई 40,000 तो आप लोगों ने फटकार लिए। मेहता ने गर्व से कहा, यह सब आप लोगों की दया है और यह केवल 3 घंटों का परिश्रम है। राजा सूर्य प्रताप सिंह ने शायद ही किसी सार्वजनिक कार्य में भाग लिया हो, पर आज तो उन्होंने बेकहे सुने चेक लिख दिया। देश में जागृति है, जनता किसी भी शुभ काम में सहयोग देने को तैयार है। केवल उसे विश्वास होना चाहिए कि उसके दान का सहदाय होगा। आपसे तो मुझे बड़ी आशा है मिस्टर खन्ना। खन्ना ने उपेक्षा भाव से कहा, मैं ऐसे फजूल के कामों में नहीं पड़ता। ना जाने लोग पश्चिम की गुलामी में कहाँ तक जाएंगे। यूं ही महिलाओं को घर में अरुचि हो रही है, व्यायाम की धुन सवार हो गई तो वह कहीं की ना रहेंगी। जो औरत घर का काम करती है उसके लिए किसी व्यायाम की जरूरत नहीं, और जो घर का कोई काम नहीं करती और केवल भोग विलास में रत है, उसके व्यायाम के लिए चंदा देना मैं अधर्म समझता हूँ। मेहता जरा भी निरुत्साह ना हुए। ऐसी दशा में मैं आपसे कुछ मांगूंगा भी नहीं। जिस आयोजन में हमें विश्वास ना हो उसमें किसी तरह की मदद लेना वास्तव में अधर्म है। आप तो मिस्टर खन्ना से सहमत नहीं हैं राय साहब। राय साहब गहरी चिंता में डूबे हुए थे। सूर्य प्रताप के 5,000 उन्हें हतोत्साहित किए डालते थे। चौंक कर बोले, आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने कहा, आप तो इस आयोजन में सहयोग देना अधर्म नहीं समझते। जिस काम में आप शरीक हैं वह धर्म है या अधर्म, इसकी मैं परवाह नहीं करता। मैं चाहता हूँ आप खुद विचार करें और अगर आप इस आयोजन को समाज के लिए उपयोगी समझें तो उसमें सहयोग दें। मिस्टर खन्ना की नीति मुझे बहुत पसंद आई। खन्ना बोले, मैं तो साफ कहता हूँ और इसीलिए बदनाम हूँ। राय साहब ने दुर्बल मुस्कान के साथ कहा, मुझ में तो विचार करने की शक्ति ही नहीं।
सज्जनों के पीछे चलना ही मैं अपना धर्म समझता हूँ। तो लिखिए कोई अच्छी रकम, जो कहिए वह लिख दूँ, जो आपकी इच्छा, आप जो कहिए वह लिख दूँ। तो 2000 से कम क्या लिखिएगा? राय साहब ने आहत स्वर में कहा। आपकी निगाह में मेरी यही हैसियत है? उन्होंने कलम उठाया और अपना नाम लिखकर उसके सामने 5000 लिख दिए। मेहता ने सूची उनके हाथ से ले ली, मगर उन्हें उतनी ग्लानि हुई कि राय साहब को धन्यवाद देना भी भूल गए। राय साहब को चंदे की सूची दिखाकर उन्होंने बड़ा अनर्थ किया। यह सूल उन्हें व्यथित करने लगा। मिस्टर खन्ना ने राय साहब को दया और उपहास की दृष्टि से देखा, मानो कह रहे हो, कितने बड़े गधे हो तुम। सहसा मेहता राय साहब के गले लिपट गए और उन्मुक्त कंठ से बोले, 3 चीयर्स फॉर राय साहब, हिप हिप हुर्रे। खन्ना ने खिसियाकर कहा, यह लोग राजे महाराजे ठहरे, यह इन कामों में दान ना दे तो कौन दे? मेहता बोले, मैं तो आपको राजाओं का राजा समझता हूँ। आप उन पर शासन करते हैं, उनकी चोटी आपके हाथ में है। राय साहब प्रसन्न हो गए। यह आपके बड़े मार्के की बात कही मेहता जी। हम नाम के राजा हैं, असली राजा तो हमारे बैंकर हैं। मेहता ने खन्ना की खुशामद कर पहलू अख्तियार किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है खन्ना जी। आप अभी इस काम में नहीं शरीक होना चाहते ना सही, लेकिन कभी ना कभी जरूर आएंगे। लक्ष्मीपतियों की बदौलत ही हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को 2-3 साल तक किसने इतनी धूमधाम से चलाया? इतनी धर्मशाले और पाठशाले कौन बनवा रहा है? आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है, सरकारें उनके हाथ का खिलौना है। मैं भी आपसे निराश नहीं हूँ। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जेल जा सकता है, उसके लिए 2-4 हजार खर्च कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तय किया है, इस साला का बुनियादी पत्थर गोविंदी देवी के हाथों रखा जाए। हम दोनों शीघ्र ही गवर्नर साहब से मिलेंगे और मुझे विश्वास है हमें उनकी सहायता मिल जाएगी। लेडी विल्सन को महिला आंदोलन से कितना प्रेम है आप जानते ही हैं। राय साहब की और अन्य संजनों की भी राय थी कि लेडी विल्सन से ही बुनियाद रखवाई जाए, लेकिन अंत में यह निश्चय हुआ कि यह शुभ कार्य किसी अपनी बहन के हाथों होना चाहिए। आप कम से कम उस अवसर पर आएंगे तो जरूर। खन्ना ने उपहास किया। हाँ हाँ, जब लॉर्ड विल्सन आएंगे तो मेरा पहुंचना जरूरी ही है। इस तरह आप बहुत से रईसों को फांस लेंगे। आप लोगों को लटके खूब सूझते हैं और हमारे रईस हैं भी इस लायक, उन्हें उल्लू बनाकर ही मोड़ा जा सकता है। जब धन जरूरत से ज़्यादा हो जाता है तो अपने लिए निकास का मार्ग खोजता है। यूं ना निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौल में जाएगा, ईंट पत्थर में जाएगा या अय्यासी में जाएगा। 11 का अमल था। खन्ना साहब के दफ्तर का समय आ गया। मेहता चले गए। राय साहब भी उठे कि खन्ना ने उनका हाथ पकड़कर बैठा लिया। नहीं, आप जरा बैठिए। आप देख रहे हैं, मेहता ने मुझे इस बुरी तरह फूंका है कि निकलने को कोई रास्ता ही नहीं रहा। गोविंदी से बुनियाद का पत्थर रखवाएंगे। ऐसी दशा में मेरा अलग रहना
हास्यास्पद है या नहीं? गोविंदी कैसे राजी हो गई, मेरी समझ में नहीं आता। और मालती ने कैसे उसे सहन कर लिया, यह समझना और भी कठिन है। आपका क्या ख्याल है, इसमें कोई रहस्य है या नहीं? राय साहब ने आत्मीयता जताई। ऐसे मामले में स्त्री को हमेशा पुरुष से सलाह ले लेनी चाहिए। खन्ना ने राय साहब को धन्यवाद की आंखों से देखा। इन्हीं बातों पर गोविंदी से मेरा जी जलता है और उस पर मुझी को लोग बुरा कहते हैं। आप ही सोचिए, मुझे इन झगड़ों से क्या मतलब? इनमें तो वह पड़े जिनके पास फालतू रुपए हो, फालतू समय हो और नाम की हवस हो। होना यही है कि 2-4 महाशय सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी और प्रधान और उप प्रधान बनकर अफसरों को दावतें देंगे, उनके कृपा पात्र बनेंगे और यूनिवर्सिटी की छोकरियों को जमा करके बिहार करेंगे। व्यायाम तो केवल दिखाने के दांत हैं। ऐसी संस्था में हमेशा यही होता है और यही होगा। और उल्लू बनेंगे हम और हमारे भाई जो धनी कहलाते हैं। और यह सब गोविंदी के कारण। वह एक बार कुर्सी से उठे फिर बैठ गए। गोविंदी के प्रति उनका क्रोध प्रचंड होता जाता था। उन्होंने दोनों हाथ से सिर को संभाल कर कहा, मैं नहीं समझता मुझे क्या करना चाहिए। राय साहब ने ठकुर सुहाती की, कुछ नहीं, आप गोविंदी देवी से साफ कह दें। तुम मेहता को इनकारी पत्र लिख दो, छुट्टी हुई। मैं तो लॉन्ग डेट में फंस गया, आप क्यों फंसे? खन्ना ने एक क्षण इस प्रस्ताव पर विचार करके कहा, लेकिन सोचिए कितना मुश्किल काम है। लेडी विल्सन से जिक्र आ चुका होगा, सारे शहर में खबर फैल गई होगी और शायद आज पत्रों में भी निकल जाए। यह सब मालती की शरारत है। उसी ने मुझे जिद करके यह ढंग निकाला है। हाँ, मालूम तो यही होता है, वह मुझे जलील करना चाहती है। आप शिलान्यास के लिए बाहर चले जाइएगा। मुश्किल है राय साहब, कहीं मुंह दिखाने की जगह ना रहेगी। उस दिन तो मुझे हैजा भी हो जाए तो वहाँ जाना पड़ेगा। राय साहब आशा बांधे हुए कल आने का वादा करके ज्यों ही निकले कि खन्ना ने अंदर जाकर गोविंदी को आड़े हाथों लिया। तुमने इस व्यायामशाला की नींव रखना क्यों स्वीकार किया है? गोविंदी कैसे कहे कि यह सम्मान पाकर वह मन में कितनी प्रसन्न हो रही थी। उस अवसर के लिए कितने मनोयोग से अपना भाषण लिख रही थी और कितनी ओज भरी कविता रची थी। उसने दिल में समझा था यह प्रस्ताव स्वीकार करके वह खन्ना को प्रसन्न कर देगी। उसका सम्मान तो उसके पति का ही सम्मान है। खन्ना को इससे कोई आपत्ति हो सकती है, इसकी उसने कल्पना भी ना की थी। इधर कई दिन से पति को कुछ सदैव देखकर उसका मन बढ़ने लगा था। वह अपने भाषण से, अपनी कविता से लोगों को मुग्ध कर देने का स्वप्न देख रही थी। यह प्रश्न सुना और खन्ना की मुद्रा देखी तो उसकी छाती धक धक करने लगी। अपराधी की भांति बोली, डॉक्टर मेहता ने आग्रह किया तो मैंने स्वीकार कर लिया। डॉक्टर मेहता तुम्हें कुएं में गिरने को कहे तो शायद इतनी खुशी से ना तैयार होगी। गोविंदी की जबान बंद। तुम्हें जब ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी तो क्यों मुझसे नहीं पूछ लिया? मेहता और मालती दोनों यह चाल चलकर मुझसे 2-4 हजार ऐंठने की फिक्र में हैं और मैंने ठान लिया है कि कौड़ी भी ना दूंगा। तुम आज ही मेहता को इनकारी खत लिख दो।
गोविंदी ने एक क्षण सोचकर कहा, तो तुम ही लिख दो ना। मैं क्यों लिखूं? बात की तुमने, लिखूं मैं? डॉक्टर साहब कारण पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? बताना अपना सिर, और क्या। मैं इस व्यभिचारशाला को एक धेला भी नहीं देना चाहता। तो तुम्हें देने को कौन कहता है? खन्ना ने होंठ चबाकर कहा, कैसी बेसमझो किसी बातें करती हो। तुम वहां नींव रखोगी और कुछ दोगी नहीं तो संसार क्या कहेगा? गोविंदी ने जैसे संगीन की नोक पर कहा, अच्छी बात है, लिख दूंगी। आज ही लिखना होगा। कह तो दिया, लिखूंगी। खन्ना बाहर आए और डाक देखने लगे। उन्हें दफ्तर जाने में देर हो जाती थी तो चपरासी घर पर ही डाक दे जाता था। शक्कर तेज हो गई। खन्ना का चेहरा खिल उठा। दूसरी चिट्ठी खोली। ऊँख की दर नियत करने के लिए जो कमेटी बैठी थी उसने तय कर दिया कि ऐसा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। धत तेरी की, वह पहले यही बात कह रहे थे, पर इस अग्निहोत्री ने गुल मचाकर जबरदस्ती कमेटी बैठाई। आखिर बच्चा के मुंह पर थप्पड़ लगा। यह मिल वालों और किसानों के बीच का मामला है। सरकार इसमें दखल देने वाली कौन? सहसा मिस मालती कार से उतरी। कमल की भांति खिली, दीपक की भांति दमकती, स्फूर्ति और उल्लास की प्रतिमा सी निशंक निर्द्वंद, मानो उसे विश्वास है कि संसार में उसके लिए आदर और सुख का द्वार खुला हुआ है। खन्ना ने बरामदे में आकर अभिवादन किया। मालती ने पूछा, क्या यहाँ मेहता आए थे? हाँ, आए तो थे। कुछ कहा? कहाँ जा रही हैं? यह तो कुछ नहीं कहा। जाने कहाँ डुबकी लगा गए। मैं चारों तरफ घूम आई। आपने व्यायामशाला के लिए कितना दिया? खन्ना ने अपराधी स्वर में कहा, मैंने अभी इस मामले को समझा ही नहीं। मालती ने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें तरेरा, मानो सोच रही हो उन पर दया करे या रोष। इसमें समझने की क्या बात थी? और समझ लेते आगे पीछे। इस वक्त तो कुछ देने की बात थी। मैंने मेहता को ढेल पर यहाँ भेजा था। बेचारे डर रहे थे कि आप ना जाने क्या जवाब दे। आपकी इस कंजूसी का क्या फल होगा आप जानते हैं? यहाँ के व्यापारी समाज में कुछ ना मिलेगा। आपने शायद मुझे अपमानित करने का निश्चय कर लिया। सबकी सलाह थी कि लेडी विल्सन बुनियाद रखें। मैंने गोविंदी देवी का पक्ष लिया और लड़कर सबको राजी किया। और अब आप फरमाते हैं आपने इस मामले को समझा ही नहीं। आप बैंकिंग की गुत्थियां समझते हैं, पर इतनी मोटी बात आपकी समझ में ना आई। इसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं है कि तुम मुझे लज्जित करना चाहते हो। अच्छी बात है, यही सही। मालती का मुख लाल हो गया। खन्ना घबराए हेकड़ी जाती रही, पर इसके साथ ही उन्हें यह भी मालूम हुआ कि अगर वह कांटों में फंस गए हैं तो मालती दलदल में फंस गई है। अगर उनकी थैलियों पर संकट आ पड़ा तो मालती की प्रतिष्ठा पर संकट आ पड़ा है, जो थैलियों से ज़्यादा मूल्यवान है। तब उनका मन मालती की दुर्व्यवस्था का आनंद क्यों ना उठाए। उन्होंने मालती को अदब में डाल दिया था, और यद्यपि वह उन्हें रुष्ट कर देने का साहस खो चुके थे, पर दो चार खरी खरी बातें कह सुनाने का अवसर पाकर छोड़ना ना चाहते थे। यह भी दिखा देना चाहते थे कि मैं निरा भोंदू नहीं हूँ। उनका रास्ता रोक कर बोले, तुम मुझ पर इतनी दयालु हो गई हो, कृपालु हो गई हो, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मालती ने भवें सिकोड़ कर कहा,
मैं इसका आशय नहीं समझती। क्या अब मेरे साथ तुम्हारा वही बर्ताव है जो कुछ दिन पहले था? मैं तो उसमें कोई अंतर नहीं देखती, तो लेकिन मैं तो आकाश पाताल का अंतर देखता हूँ। अच्छा, मान लो तुम्हारा अनुमान ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक शुभ कार्य में सहायता मांगने आई हूँ। अपने व्यवहार की परीक्षा देने नहीं आई हूँ। और अगर तुम समझते हो कुछ चंदा देकर तुम यश और धन्यवाद के सिवा और कुछ पा सकते हो, तो तुम भ्रम में हो। खन्ना परास्त हो गए। वह एक ऐसे सकरे कोने में फंस गए थे जहां इधर उधर हिलने का भी स्थान न था। क्या वह उससे यह कहने का साहस रखते हैं कि मैंने अब तक तुम्हारे ऊपर हजारों रुपए लुटा दिए? क्या उसका यही पुरस्कार है? लज्जा से उनका मुंह छोटा सा निकल आया, जैसे सिकुड़ गया हो। झेपते हुए बोले, मेरा आशय यह ना था मालती, तुम बिल्कुल गलत समझी। मालती ने परिहास के स्वर में कहा, खुदा करे मैंने गलत समझा हो, क्योंकि अगर मैं उसे सच समझ लूंगी तो तुम्हारे साये से भी भागूंगी। मैं रूपवती हूँ, तुम भी मेरे अनेक चाहने वालों में से एक हो। वह मेरी कृपा थी कि जहाँ मैं औरों के उपहार लौटा देती थी, तुम्हारी सामान्य से सामान्य चीजें भी धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी और जरूरत पड़ने पर तुमसे रुपए भी मांग लेती थी। अगर तुमने अपने धनोन्माद में इसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगी। यह पुरुष प्रकृति है, अपवाद नहीं। मगर यह समझ लो कि धन ने आज तक किसी नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई और ना कभी पाएगा। खन्ना एक एक शब्द पर मानो गज गज भर नीचे धंसते जा रहते थे। अब और ज्यादा चोट सहने का उनमें जीवट ना था। लज्जित होकर बोले, मालती, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ, अब और जलील ना करो, और ना सही तो मित्र भाव तो बना रहने दो। यह कहते हुए उन्होंने दराज से चेकबुक निकाली और 1000 लिखकर डरते डरते मालती की तरफ बढ़ाया। मालती ने चेक लेकर निर्दय व्यंग किया, यह मेरे व्यवहार का मूल्य है या व्यायामशाला का चंदा? खन्ना सजल आंखों से बोले, अब मेरी जान बख्शो मालती, क्यों मेरे मुंह पर कालिक पोत रही हो? मालती ने जोर से कहा मारा, देखो, डांट बताई और 1000 रुपए भी वसूल किए। अब तो तुम कभी ऐसी शरारत ना करोगे? कभी नहीं, जीते जी कभी नहीं। कान पकड़ो। कान पकड़ता हूँ, मगर अब तुम दया करके जाओ और मुझे एकांत में बैठकर सोचने और रोने दो। तुमने आज मेरे जीवन का सारा आनंद। मालती और जोर से हंसी। देखो, तुम मेरा बहुत अपमान कर रहे हो और तुम जानते हो रूप अपमान नहीं सह सकता। मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की और तुम मुझे बुराई समझ रहे हो। खन्ना विद्रोह भरी आंखों से देखकर बोले, तुमने मेरे साथ भलाई की है या उल्टी छुरी से मेरा गला रेता है? क्यों? मैं तुम्हें लूट लूट कर अपना घर भर रही थी, तुम उस लूट से बच गए। क्यों घाव पर नमक छिड़क रही हो मालती? मैं भी आदमी हूँ। मालती ने इस तरह खन्ना की ओर देखा मानो निश्चय करना चाहती थी कि वह आदमी है या नहीं। अभी तो मुझे उसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। तुम बिल्कुल पहेली हो, आज यह साबित हो गया। हाँ, तुम्हारे लिए पहेली हूँ और पहेली रहूंगी। यह कहती हुई वह पक्षी की भांति फुर्र से उड़ गई और खन्ना सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे, यह लीला है या इसका सच्चा रूप?
आगे की कहानी अगले भाग में। अरे उनको बुलाओ भाई।